अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक साग सत्ती। और मदीहा अपने सिस्टम के मसाइल में इस कदर उलझी हुई थी कि मुझे प्रॉम्प्ट करना पड़ा हैं जी करके कि चलें जी आ जाए, वरना मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन शुरुआत कोई भी हो, कोई भी करे, अच्छी होनी चाहिए और मुस्कुराते होनी चाहिए। बिकॉज गम तो आते ही हैं, दिल जलाते ही हैं, गम लगे तो भी हंसते हंसाते रहो, गाते रहो, गुनगुनाते रहो। ओह माय गॉड, इतनी गाते रहो, गुनगुनाते रहो। वो क्या था आगे, जिंदगी के दुखों पे मुस्कुराते रहो। क्या बात है, मेरी सुर मेरे आना शुरू हो गया मदिया नकवी के साथ बैठ बैठ के। तो मास्टर साहब मजीद आपसे सीखूंगा मैं इंशाल्लाह। अब तो मैं एक साथ चुटकियां बजाना भी शुरू हो गया। क्या बात है, व्हाट एन अचीवमेंट। आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट आ रही है। और मुस्कुराने वाली जो बात थी ना, आपको याद होगा हमने एक बार पहले आपसे खबर भी शेयर की थी कि चाइना में एक ऑफिस है जहां कैमरास लगे हुए हैं और वहां पर लाजिम व मलजूम है उनके तमाम तर एम्प्लॉयज के लिए कि वो जब वो दफ्तर में एंटर हो तो हंसते मुस्कुराते चेहरों के साथ चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। हाँ। चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, बिकॉज अगर आप चेहरे पे स्माइल होंगे तो ऑफ कोर्स यू विल आल्सो स्टार्ट थिंकिंग अबाउट पॉजिटिव थिंग्स। चाहे आपकी जिंदगी में कुछ पॉजिटिव ना हो, लेकिन अगर आप मुस्कुरा रहे होंगे शीशे में देख के भी तो आपको अच्छा लगता हो। मैं एक आइडिया देता हूँ आपको। क्या? सपोज कि आप कहीं पे जा रहे हैं और ट्रैफिक सिग्नल पर किसी का आपसे आमना सामना हो सकता है, कोई आपको छू के गुजर सकता है, तो आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुँचती। आप अपने दिल में या चेहरे से या अपनी जुबान से जो मर्जी अल्फाज निकाल लें, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट होगी तो वो यही समझेगा कि ये बंदा मुस्कुरा रहा है, ये बंदा कुछ बुरा नहीं कह रहा। तो ये मतलब ये देखें ना, मतलब हाँ, तो मुस्कुराइए, आपकी फेस वैल्यू बढ़ती भी है और जो आपके आसपास के लोग होते हैं वो भी अच्छा फील करते हैं। हो सकता है किसी की ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा टेंशन चल रही है। और दूसरी बात ये, आपको पता है कि हाइपरटेंशन से आगाही का वीक मनाया जा रहा है। तो कोशिश करें जनाब, पूरा का पूरा ये हफ्ता है जनाब, कोशिश करें कि अपना ब्लड प्रेशर किसी तरीके से कंट्रोल में रखें। ज़्यादा गुस्सा ना करें। ज़्यादा गुस्सा करके आपने कहाँ चले जाना है? वहीं रहना है ना जहाँ ना गुस्सा करके रहना है। हाँ, व्हाट विल चेंज। हाँ, ईजी हो जाए। अब आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी, 100 बीमारी हो जाएंगी, आप ही का बुरा होगा। इफ यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू चेंज समथिंग, तो फिर आप ये कि गो विद द फ्लो। तो मुस्कुरा मुस्कुरा के टॉप स्टोरीज। पुलिस का फर्ज है खिदमत अवाम की। रहीम यार खान के SHO ने इसको सच साबित कर दिखाया। 80 बरस की खातून के 30 लाख ले जाने वाले रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ शिकायत पर फौरी एक्शन, मुलजिम को गिरफ्तार करके रकम बरामद कर ली। सिंध में शदीद गर्मी के साथ मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल का बाजार भी गर्म। मोबाइल का खुलेआम इस्तेमाल इंतजामिया रोकने में नाकाम। नवाब शाह में गुज़िश्ता रोज भी उर्दू और सिंधी के पर्चे आउट हो गए। शदीद गर्म मौसम मुख्तलिफ बीमारियां फैलाने लगा। सिंध और बलूचिस्तान के बाद पंजाब में भी डायरिया फैलने लगा। लाहौर के अस्पताल में 1.5 माह में डायरिया से मुतासरा 2000 बच्चों को लाया गया। और सख्त गर्मी में ठंडे मशरूबात की डिमांड बढ़ने लगी। प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए फालसे का शरबत सबसे ज्यादा फरोख्त होने लगा। गर्मी के असरात से भी महफूज रखता है। अच्छा, वैसे ये फालसे का भी, फिर अनारदाने का भी, इमली आलू बुखारे का भी, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, शरबत आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ये है कि पानी, ये देखभाल के कि पानी साफ़ होना चाहिए, वरना ये हेपेटाइटिस जो है ना बहुत ज़्यादा फैलता है। ये बहुत मोहतात रहें। और ये पेट के अमराज, गैस्ट्राइटिस, तो ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा है। तो ये ना हो कि गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए किसी और चीज़ का शिकार हो जाए। बिल्कुल जी, ऐसा हो सकता है। अच्छा, आज शो के आगाज़ में जो सबसे पहले हमारे पास स्टोरी जो है आपके साथ शेयर करने के लिए वो है रहीम यार खान से, और बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है। उमूमी तौर पे हमने देखा है कि लोग पुलिस के रवैये से, मतलब उनको प्रॉब्लम होती है, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं, ये कर दिया, हम गए, हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन रहीम यार खान से आज हमारे पास एक ऐसे SHO की स्टोरी है कि आप लोग खुद दंग रह जाएंगे। रहीम यार खान में हुआ ये कि 80 बरस की खातून थी, वो गई बैंक, उनकी थी बच्ची की शादी, उन्होंने 30 लाख रुपए निकलवाए। वो रिक्शे में आके बैठी और उसके बाद उनको किसी काम से मतलब रुकना पड़ा। वो भी रिक्शे से उतरी ही थी कि रिक्शे वाला जो है वो रिक्शा लेके हो गया रफू चक्कर। वो खातून गई वहाँ पे रहीम यार खान में थाने में, ठीक है। और ये जो थाना था, आपको बताते चलिए, ये रहीम यार खान सिटी जो था की हदूद में जो थाना था वहाँ पे गई। और उसके बाद जो SHO हारून थे जनाब, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे, फरहान हुसैन, माफ़ कीजिएगा,
तो फरहान हुसैन शाह साहब ने उनकी मुश्किल ऐसे आसान की कि एक तो जनाब फ़ौरन इसका इजाला किया और उनकी शिकायत पे दरखास्त एक पे और चीज़ ये फ़ौरन है, पकड़ के लेकर एक आए। और ज़बरदस्त बात ये है कि देखें, हम ये बात करते हैं ना कि पुलिसिंग का अपना एक सिस्टम है, उनका अपना एक इंटेलिजेंस का निज़ाम है जो कि गली मोहल्लों में काम करता है। ये देखें, आजकल जो टैक्सी सर्विसेज आई हुई हैं ना मुख्तलिफ नामों से, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि आप किसी भी ड्राइवर को ट्रैक एंड ट्रेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो पुराने रिक्शे, टैक्सियाँ, इनको आपका जानना पहचानना या उनका पता चलाना बहुत मुश्किल होता है। किस तरह से किया गया, तो इस वाक़े पर क्विक रिस्पांस देने वाले SHO थाना सिटी फरहान हुसैन साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त वीडियो लिंक के ज़रिए। तो बहुत शुक्रिया जी फरहान साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। और देखें कितनी खुशाइंद बात है, और हम चाहते हैं कि आप जैसे और भी माशाल्लाह से पुलिस ऑफिसर सामने आएँ जिनके कारनामों पे हम बात कर सकें, उनको हम दादे तहसीन दे सकें। तो सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या हुआ क्या था। हमने तो कुछ बयान किया, आप बयान कीजिए सही करके। तो मेरे पास एक औरत आई, तो उसकी मुझे आवाज़ आ रही है मेरी? मैं जी 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 जी, आ रही है आवाज़। मेरे पास एक मैं औरत आई है, बूढ़ी खातून थी। तो वो कहती है कि मैंने अपने बैंक से कोई शादी के लिए अपनी बच्ची थी तो पैसे निकलवाए थे। उसके बाद मैं हॉस्पिटल चली गई। हॉस्पिटल में वहाँ किसी की इयादत करनी थी। उसके बाद मैं वापस आई तो मुझे याद आया तो मैंने तो बैंक से पैसे निकलवाए थे। तो जैसे अपना बंदा जैसे जैसे बूढ़ा होता है तो याददाश्त भी वैसे उसकी कमज़ोर हो जाती है। तो 80 साल की तकरीबन वो खातून थी। अच्छा। तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं पैसे भूल गई हूँ कहीं ना। तो मैंने फिर वो इसको रिपीट कराई स्टोरी कि कैसे आपने निकलवाए, कौन से बैंक से निकलवाए। सॉरी, मैं उनके साथ उसी बैंक में गया। तो वहाँ से मैंने मैनेजर से पता किया और वो कैशियर था, उन्होंने भी बताया कि हमने अपने गार्ड के जरिए उनको रिक्शा रोक के दिया और उनको रिक्शे में बिठाया और रिक्शे वाले को कहा कि उनको छोड़ दी। ठीक है। तो उन्होंने जैसे मुझे ये तस्दीक हो गई तो उसके बाद मैंने उस औरत से दोबारा पूछा कि अम्मा जी आप मतलब कहाँ तक गई थी, इसके बाद से रुकी हो। जिस तरह उन्होंने बताया उसके मुताबिक मुझे ये समझ आ गई कि ये अम्मा जी जो है ना अपना पैसे की जॉब करती थी। तो उसके बाद सबसे पहले यही था कि रिक्शे वाले की रिस्ट्रिक्शन का पता करना। कि मैंने उनको पूछा कि रिक्शे में आपको क्या नज़र आया, किस तरीके से रिस्ट्रिक्शन थी, क्या उसमें कौन सा बंदा किस तरह के कपड़ों में मौजूद था, किस तरह का उसका हुलिया था। तो ये सारा कुछ पूछने के बाद में डीपीओ साहब मोहम्मद अली जाज साहब है हमारे जो मियां खान के डीपीओ, यहाँ सेफ सिटी के कैमरे लगे हुए हैं। तो हमने फिर अच्छा। उन कैमरों में उस नंबर को सेव करने के लिए कैमरा फॉर्मेट वाले इंजीनियर खान ने इन्होंने खुद ही मिलकर मर्जी के साथ की काविश है। क्या बात तो है। इन्होंने अपना ही सेफ सिटी का निज़ाम हमने बनाया है यहाँ पे इंजीनियर खान ने। तो वहाँ से हमें वो हेल्प आउट हुई। उसके बाद फिर एक रिक्शे का जस्ट हमें नंबर मिला, वो भी 1 लीटर मिसिंग था। तो यहाँ रिक्शा यूनियन है काफ़ी ज़्यादा, तो उनको मैंने बताई बातें कि ये इस तरह का बंदा था। तो उसकी मुझे इस तरह की थी, एक टिपिकल स्टाइल था उसका। तो एक रिक्शे वाले ने कहा ये फलां हो सकता है। तो हमने उसको ले के गए। तो रिक्शे वाला मज़े से बैठा एक जगह पे चाय पी रहा था और रिक्शा उसका बाहर किसी में बहुत ज़्यादा गर्मी तो दरख्त के नीचे वो खड़ा हुआ। तो हम गए तो वहाँ वो जो शॉपर था जिसमें पैसे थे वैसे के वैसे पड़े हुए थे। तो वापस हम उसको ले आए ना। मतलब कि रिक्शे वाले की भी इसमें कोई वो नहीं था, फॉल्ट नहीं था। और 3 घंटे कम से कम हमें लगे ये फेयर आउट करने में। क्या बात अच्छा है। ठीक है फरहान साहब, अगर क्योंकि हम तक ये पहुंचा था कि वो जो रिक्शे वाला है वो रफू चक्कर हो गया। ये बताएं, एक इतनी बड़ी रकम 80 साला खातून निकलवाने के लिए बैंक से अकेली गई, उनकी फैमिली में कोई और नहीं था, कोई इनके खानदान को कोई और शख्स आपसे नहीं मिला बाद में? मुल्का अलमिया है कि हम ट्रस्ट किसी पे नहीं करते। आज औलाद जो है ना, मेरे पास ऐसे बहुत से केस आते हैं, ये इसमें कोई शक नहीं है। औलाद अपने माँ बाप का ख्याल नहीं करती और जो माँ बाप है वो अपनी औलाद पे ट्रस्ट नहीं करते। तो उनको किसी पे ट्रस्ट नहीं था कि मैं किसी को लेके जाऊंगी तो मे भी शायद वो मुझसे कुछ ले ले पैसे। तो वो क्योंकि अमानत थी उनके पास रकम, उसमें अपनी बच्चियों के लिए रखी हुई थी। तो बस उन्होंने किसी पर ट्रस्ट नहीं किया। तो मेरी यही गुजारिश है आपके थ्रू कि ये बताएं लोगों को कि अपने जो कलीग हैं, माँ बाप अपने औलाद के दरमियान जो उन्होंने पैदा किया होगा ये भी काम करें, अपनी औलाद पे ट्रस्ट करें। और औलाद को चाहिए कि वो अपने माँ बाप के साथ, जैसे हमें मुसलमान हैं, हमें अपने माँ बाप को बहुत प्यार रखना चाहिए। तो ये हम दूर होते जा रहे हैं तकलीफ चले ये। चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया फरहान हुसैन साहब। और आप एक मिसाल बन के सामने आए कि आपने बहुत क्विकली इस मामले को निपटाया, वरना ये शिकायतें ही होती हैं कि जी 62 अफराद कोई आ जाएं
वो एक फ़ोन कॉल कर दें तो बड़े आसानी से जो है उनके मामला पुलिस भी तय कर देती है, हर जगह हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मजलूम खातून की, जिनका कोई पूछने वाला भी नहीं था, पुरसाने हाल भी नहीं था, अपनों पे जिनको भरोसा नहीं था, हाँ। उनकी आपने दाद रसी की और उनके 30 लाख रुपए बिल्कुल, लौटा एक दिए बहुत 3 बड़ी- घंटे के अंदर। बहुत बड़ी क्या जबरदस्त रकम बात है। होती है 30 लाख रुपए की, और उनकी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी होगी। तो उसमें देखें वो जहाँ वो अपनों पे ट्रस्ट नहीं करी थी, तो वहाँ पर हमने देखा कि एसएचओ फरहान हुसैन साहब आगे आए, उन्होंने किस तरीके से उनकी तो हम एक मुश्तरका सलूट मदद करते की। हैं उनको। हाँ जी, बिल्कुल सलूट। जी, और बहुत- इसी तरीके के और इसी तरह के अफसरों की हमारी महकमा पुलिस को ज़रूरत है, ऐसे ईमानदार पुलिस अफसरान की जिन पे आवाम भरोसा कर सके। उनको मालूम हो कि अगर खुदा न खासा हमारे साथ कोई भी मसला होता है, चाहे हमें कोई गैर दगा देता है या हमें अपना कोई लूटता है, तो ऐसे पुलिस अफसरान मौजूद है जिनके पास हम जाएंगे और वो हमारी दादरसी करेंगे। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ते हैं। और आपको मालूम है कि सिंध में तो चल रहे हैं मैट्रिक के इम्तिहानात, और कल जो सूरत हाल थी वो भी आपने देखा, और जिस दिन आगाज़ हुआ था इन इम्तिहानात का उस दिन की भी सूरत हाल आपके सामने थी। पर्चा आउट भी हो रहा था, और पर्चा आउट हुआ व्हाट्सएप पे पर्चा आउट, और आपको पता है कि फिर उसके बाद मुझे फॉरवर्ड ये होने लग गए बताएं, हैं। जी, ये क्या जो बात? इम्तिहानात हैं, इस प्रैक्टिस का क्या फ़ायदा है? आपको पता है ना कि उसके बाद एप्टीट्यूड टेस्ट में जाते हैं तो क्या हाल होता है। वो जो कोविड के दिनों में 1100 नंबर ले रहे थे, उनका क्या पुरसाने हाल हुआ। बिल्कुल। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले कई थे। और दूसरा, अगर सही तरीके से ये प्रैक्टिस नहीं हो सकती इम्तिहानात की, तो भाई ऐसे ही आप उनको आगे ले जाएं, आगे फॉरवर्ड करते हैं। ये पर्चा आउट होना, दिस हैज बीन अ जोक ऑफ द सेंचुरी। ये जो इन्विजिलेटर्स होते हैं, ये आप बाहर से आउटसोर्स क्यों नहीं करते? ये आप इनको पंजाब से बुलवा लें, आप इनको बलूचिस्तान से बुलवा लें, आप इनको कहीं से भी बुलवा लें, पर आप सेम प्रोविंस के ना करें। यानी कि ऐसे ना हो जो कि किसी असर रसूख में आ सकें, या फिर ज़रा सी नोटों की सूंघ जिनको तो अच्छी कायदे लगे। आज़म तो हर जगह मकबूल है ना। लेकिन यही तो आपको देखना, ये पंजाब में हमने ये सिस्टम नहीं देखा इसे। मतलब अगर मैंने पंजाब में मैट्रिक इम्तिहान दिए हैं तो मैंने ऐसा सिस्टम नहीं देखा। बहुत सख्ती होती है, सख्ती होती है, एंड दे आर वेल पेड एज वेल। मतलब उनकी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा या है। तो आप उनकी तनख्वाहें बढ़ाएं, क्योंकि ये आपके तलबा के मुस्तकबिल का जो है क्या फायदा है दारोमदार सारा इस पर है कि अगर वो चीटिंग करके ही आगे बढ़ जाएंगे, तो आप सोचिए जब ये अपनी अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड्स में जाएंगे तो ये क्या करेंगे। अच्छा, और अभी हम समझ नहीं पा रहे हैं बेसिकली कि हम क्या करें। हम बात करें किस पे, इस पे करें कि पर्चे आउट हो रहे हैं, मजाक चल रहा है, या इस पे करें कि लोड शेडिंग का बहरान जो ये भी है है। वो अपनी जगह बरकरार है। सोचें कि जो स्टूडेंट अपने दिल जमी से पढ़ के उन क्या मोराल उनका रहता होगा। हम सोचें कि ये बच्चे मसला जो ये कि है, लोड शेडिंग की बात हम इसलिए करें क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से ये तलबा जो हैं ये सही तौर से पढ़ नहीं पा रहे। आप खुद सोचें ना, जब 12-12 घंटे बिजली नहीं आएगी तो ये गर्मी से बेहाल स्टूडेंट्स क्या करेंगे। रात में लाइट नहीं होती, और बहुत सारे स्टूडेंट्स तो रात में जाके पढ़ते हैं। जो सेकंड शिफ्ट में के पेपर्स होते हैं वो शिकायत करें कि भाई हम मोमबत्तियों में, हम सर्च लाइट्स में हम कितना बैठ के पढ़ लेंगे। और फटीक अपनी होती है। फिर वो कहते हैं, फिर वो जाते हैं, जो हम दूसरे अलमिया की बात करते हैं, वो जो ड्रग कल्चर है खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अब सिरायत करता जा रहा है, अलमिया है जो, वो भी इसी वजह से ना कि रात को जागना आसान, जहनी इस्तेदाद बढ़ाने के तरीके, न जाने क्या क्या हो रहा है, और किसी का फोकस वो इस जानिब नहीं है। सही जी। तो अब ये है कि शदीद गर्मी है, लोड शेडिंग है, और बिजली के बगैर ज़िंदगी नामुमकिन सी हो चुकी है, क्योंकि सांस भी लो तो हवा जो अंदर जाती है वो गर्म ही जाती है, ठंडी नहीं जाती। तो ये उसके लिए अब लोड शेडिंग का हल आपको क्या दिखाई देता है मदिया ज़हरा नकवी? ये जो लोड शेडिंग का हल है ना, ये तो निकालना था वैसे हुक्मरानों को, ठीक है, ये इन तमाम तर कंपनीज को निकालना था जो बिजली पैदा करती हैं, जो हमसे इतने बड़े बड़े बिल्स लेती हैं। ये इनको पता है कि जब इन्होंने हमें सर्विसेज देनी थी और सर्विसेज के पैसे भी लेने हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि अगर ये सर्विसेज कहीं ना कहीं जो बिजली है ये अगर कम बन रही है तो इसकी हम किस तरीके से पैदावार बढ़ा सकते हैं। ये हमारे बचपन से लोड शेडिंग हो रही है। आप ये देखें कि पहले हम कहते थे, रोना क्या रोते थे कि बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है ही नहीं। तलब और रसद में फ़र्क, एक लफ्ज़ हमने सीख लिया था, तलब और रसद में फ़र्क। उसके बाद पता चला कि बिजली बन ज़्यादा रही है, लेकिन जो निज़ाम है वो इस काबिल ही नहीं है कि इतनी बिजली को ले जा आगे सके, ट्रांसफर डिस्पैच कर सके। भाई सुभान अल्लाह। सती, मुझे आप ये बताएं, देखिए अब जो अगर हम बिजली की बात भी करें कि जी बिजली कैसे पैदा करनी है, और अगर आपने कहा बिजली बन भी ज़्यादा रही लेकिन आप ये नहीं पता आगे डिस्पैच कैसे करनी है। अब बहुत सारे लोगों ने ना मुतबादिल सोच लिए हैं कि चलो ठीक है जी, अगर हमारे घर लाइट नहीं आती, वो लोग जो कि अफोर्ड कर सकते हैं वो आगे सोलर एनर्जी की तरफ, वो कह रहे हैं ठीक है जी हम तो लगाएंगे, सोलर पैनल्स लगवाएंगे और हम बिजली हासिल करेंगे। लेकिन सोलर पैनल्स लगवाना हर एक के बस का काम नहीं है, ये एक एक्सपेंसिव चीज़ है। इसकी वजह एक और भी है ना जी, कि अभी अब पिछले दिनों टैक्सेस मजीद बढ़ा दिया उस पर।
मतलब एक तरीकेकार को लोग पसंद कर रहे थे, क्योंकि लोग चाह luxury रहे थे consider कि की ऐसा जा रही थी ना हो। और इसलिए। जस्ट इमेजिन कि दिस इज अ नेसेसिटी। रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज है ना भाई, दुनिया भर में तो अब जियोथर्मल पे काम हो रहा है। मधिया, वो आपने भी सुना होगा सिंस यू ट्रैवल अ लॉट कि मुख्तलिफ ममालिक में हो ही रहा है कि ज़मीन की एनर्जी से खाने पक रहे हैं, वहाँ पर पूरा उनका सेटअप उन्होंने लगा लिया है कि वो चाह रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ऑल्टरनेटिव मीन्स से बिजली पैदा की जा सके। ये जो ऑयल है इस पे इन्हिसार कम से कम हो, क्योंकि ऑयल पे इन्हिसार होगा वो फिर कॉस्टली होता Costly है। होगा। हमारे यहाँ डैम्स की तारीख देख लें ना, वो मंगला तरबेला 1960s के पड़े हुए हैं, उसके सही बाद कह ना रहे हैं। भाषा बना, ना काला बाग बना, ना कोई आप और देख बड़ा लें, डैम बना। पिछले 3-4 सालों में मैं तो डैम फंड में भी मैं पैसे वो कोई दिए, 10 अरब थे, वो पता भी नहीं बन सका। कहाँ लेकिन गए मसला ये कि ये कैसे नहीं बन सकती। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सोचने वाले लोग मौजूद नहीं है, सब कुछ है। दुनिया जी कोयले से बना रही है और कचरे से बना रही है। और आपको याद है ना, हमने भी एक बार कहा था और ये यहाँ से प्लानिंग भी की गई थी कि जी कचरे से बिजली पैदा की जाएगी। कराची में तो जितना कचरा है पूरी दुनिया को मुझे लगता है हम बिजली फराहम export की कर जा सकते सकती है। हैं। एग्जैक्टली। तो क्यों नहीं हो रही, क्या मसला? व्हाट इज स्टॉपिंग देम? आई डोंट नो, द विल परहैप्स। यस, क्योंकि अब आप थर वाला वो चक्कर देख लेना, मतलब यू मस्ट बी थिंकिंग कि हम बात कर रहे हैं और किए जा रहे हैं। मतलब इतने यहाँ पर मौके हैं, वो थर वाले चक्कर में विफाक और सिंध में फैसला ही नहीं हो पा रहा कि वो आखिर दायरा इख्तियार किसका होगा। फिर कभी कहा जाता है कि जी अच्छे तरीके से निकल सकती है बिजली, कभी कहते हैं कि नहीं जी बहुत मुश्किल और महंगा तरीका है। क्या करें, बस एग्जैक्ट वही बात है कि जी विल की कमी नजर आ रही है। चलें। अच्छा, जो मुतबादिल क्या हो सकता है, क्या सोल्यूशन हो सकता है, इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से डायरेक्टर सेंटर फॉर एडवांस स्टडीज इन एनर्जी डॉक्टर अदनान दाऊद खान हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वेलकम टू बाखबर सवेरा। अदनान साहब को भी हमने परेशान कर दिया अपनी तकारीर से। अदनान साहब ऐसे ही है सुबह सुबह? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। ये अदनान साहब, ये जो हमारी परेशानी है ये सही परेशानी है ना? ये बताएं कि हमारे पास क्या कोई मुतबादिल नहीं है? हमारे यहाँ इतने पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे यहाँ साइंस इतनी तरक्की कर गई है, तालीमी लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गए, एनर्जी सेक्टर में भी। सो क्या कुछ माइंड ऐसे नहीं है जो बैठ के कुछ ऐसा मुतबादिल सोच सकें आवाम के लिए? जी मैडम, बिल्कुल इस हवाले से तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हो सकती हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बता दूं कि जो एनर्जी क्राइसिस हैं या लोड शेडिंग है, ये बात काफ़ी अरसे से हम पाकिस्तान में सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब इसका मेन रीज़न क्या है कि यहाँ पे पाकिस्तान में डे बाय डे जो एनर्जी की डिमांड है वो इंक्रीज़ होती है। और उसका रीज़न क्या है कि एक तो पॉपुलेशन जो आबादी है वो बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही है, जिस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ। सेकंड, यहाँ पे जो इंडस्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है और तकरीबन हर जगह नए नए इंडस्ट्रियल स्टेट्स बन रही है। इंडस्ट्री की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होती है। हाँ। फिर इसके अलावा यहाँ पे सबको नज़र आ रहा है कि नए नए टाउन्स वगैरह बन रही है पाकिस्तान में। जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं उनकी भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। अब ये सारी चीज़ें मिल के जो हमारी जनरेशन कैपेसिटी है तकरीबन कोई 37,000 मेगावाट तक है और हमारी जो डिमांड है वो इससे कई ज़्यादा है। अब इस वजह से पाकिस्तान में और पर्टिकुलरली इन दी समर सीज़न जो हमारी डिमांड है वो और भी ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अगर एक आम से घर की एग्जांपल में दूँ तो विंटर सीज़न में हम जस्ट ट्यूबलाइट्स वगैरह यूज़ करते हैं, लेकिन समर सीज़न में फिर फैंस, एयर कंडीशंस वगैरह भी हम यूज़ करते हैं जो बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करती हैं। तो एनर्जी का जो डिमांड है वो समर्स में और भी ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा नेशनल ग्रिड है उसके ऊपर लोड आ जाता है और लोड आने की वजह से लोड शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन अब ये भी अगर हम देख लें कि जब पहले पाकिस्तान में लोड शेडिंग होती थी तो बहुत सीवियर किस्म के स्ट्राइक्स यहाँ पे होती थी, लेकिन लास्ट फ्यू ईयर्स में अगर हम देख लें तो स्ट्राइक अभी भी होती है लेकिन उनकी जो इंटेंसिटी है वो उस तरह नहीं है। और उसका रीज़न क्या है? सोलर टेक्नोलॉजी, कि पाकिस्तान में सोलर टेक्नोलॉजी आ गई है और इस टेक्नोलॉजी ने बहुत तेज़ी के साथ ग्रो किया। और एक आम से आदमी को जो कि लेट से एक गांव में रहता है जो कि कम्प्लीटली अनपढ़ है, उसको भी इस टेक्नोलॉजी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, क्योंकि बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी है। अब फॉर एग्जांपल वो आम सा आदमी, वो गरीब सा आदमी, वो जिस गांव में रहता है वहाँ पे लेट से बिल्कुल सिरे से बिजली है ही नहीं।
अब उसने क्या किया हुआ है, एक स्मॉल सा ऑफ ग्रिड सिस्टम मींस कि जो नेशनल ग्रिड के साथ कनेक्ट नहीं है, तो वो सिस्टम अपने लिए उसने घर में लगाया हुआ है और अपने जो एनर्जी की जो डेली रिक्वायरमेंट्स है वो उसको पूरी कर रहा है। ठीक है। तो सोलर टेक्नोलॉजी आई गेस इन पाकिस्तान, इसकी जो 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 आप अल्टरनेट एनर्जी का कह रही हैं, तो मेरे ख्याल में द ओनली वे इज कि सबसे जो चीप और सबसे जो सिंपल टेक्नोलॉजी है वो सोलर टेक्नोलॉजी। चीप इस तरह क्योंकि इसमें हम सोलर एनर्जी को या सनलाइट को यूज़ करते हैं और उसकी वजह से हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और गवर्नमेंट को चाहिए कि इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा और ऐसे डॉक्टर साहब एक और चीज़ भी है कि क्या इस हवाले जी। से बात होनी चाहिए मज़ीद कि देखें ये तो गांव देहात के हवाले से तो चलो ठीक है कि सोलर पैनल लगाया, उसके बाद आपने उसको कनेक्ट कर लिया अपने उससे और आपके पास स्पेस भी है, सारी चीज़ें। जो लोग अपार्टमेंट्स में रहते हैं उनके लिए क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एक बाहर किसी मकाम पर शहर से हट के कोई बड़े बड़े ये सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं या उनके कोई प्लांट्स बना दिए जाएं और वहाँ से फिर जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई शहरों में की जा सके, या एक शहर में ये 2 या 3 इदारे ऐसे हों जो कि इस तरह के काम कर सकें, प्रोवाइड कर सकें, कोई ऑल्टरनेटिव कंपनीज आ जाएं जो कि काम कर सकें, किसी एक कंपनी पर ज़्यादा बोझ ना हो। अच्छा सर, ये आपने एक अच्छा सवाल किया। इस पे ये जो आपने बिल्डिंग्स या अपार्टमेंट की बात की है, तो चूंकि जिस तरह मैंने बताया कि ये टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही है और इसमें जो हमारा अपना सेंटर है एनर्जी सेंटर, इसमें हम बहुत ज़्यादा इस एरिया में रिसर्च कर रहे हैं। हमारे पास PhD के स्टूडेंट्स हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं जो इसमें रिसर्च कर रहे हैं। और इसमें जो बिल्डिंग का है, तो बिल्डिंग का हम जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं वो उसको हम कहते हैं बिल्डिंग इंटीग्रेटेड फोटोवोल्टिक्स। इसमें कोई आपको ज़रूरत नहीं है कि आप दूर कहीं जाके एक प्लांट लगा दें सोलर पैनल्स का और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें फिर आप ट्रांसमिट कर लें, क्योंकि उसमें फिर ट्रांसमिशन लॉसेस वगैरह वो चीज़ें आ जाती हैं। तो वाई नॉट कि हम इन पैनल्स को इस तरह स्मार्ट तरीके से इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें कि आपके बिल्डिंग में उसको इंटीग्रेट करें। अब किस तरह, फॉर एग्जांपल अगर आपका बिल्डिंग में विंडोज होती हैं तो विंडो में जो ग्लास यूज होता है उस ग्लास को हम सोलर बेस्ड बना सकते हैं कि उसमें नॉट ओनली जो लाइट है वो अंदर ट्रांसमिट होगी बल्कि लाइट उसमें ट्रैप भी होगी और आपको इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके देगा। फिर इस तरह के जो वॉल्स हैं बिल्डिंग के वॉल्स, उसमें भी हम पैनल्स को इंटीग्रेट कर सकते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी। और एटलीस्ट ये है कि कुछ ऐसे मॉडल बिल्डिंग्स बनाई जा सकती हैं फॉर स्टार्टर्स के, उसके बाद आगे लोग उसको देख के जो अफोर्ड कर सकते हैं वो करें। और गवर्नमेंट प्लीज इस पहलू पर गौर करे कि यहाँ पर टैक्सेस को थोड़ा सा कम किया जाए, क्योंकि उन्होंने टैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा दिए हैं ये सोलर पैनल्स और एटसेट्रा जो इसके साथ जुड़ी हुई चीज़ें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अदनान दाऊद साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़े अहम टॉपिक पे हमने गुफ्तगू की। अच्छा जी, विल टेक अ ब्रेक हियर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो कुछ मजीद चीज़ें शामिल करेंगे। ऑलराइट जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। अच्छा, हम सेहत आमा के मसाइल पे बात करें कि जिस तरीके से मौसम गर्म होता जा रहा है तो ऐसे में हो ये रहा है कि बहुत सी बीमारियां भी रिपोर्ट हो रही हैं। डायरिया के केसेस के हवाले से हमने आपको बताया था कि किस तरीके से कराची और बलूचिस्तान में सूरत हाल है, और बलूचिस्तान में तो ये हालत थी कि लोग मुतासिर भी हो रहे हैं। जब पानी के नमूने लिए गए तो मैंने लिटरली हम ये मनाज़र देखे कि वो पानी जो है उससे बेहतर कराची के चिड़ियाघर में जो जानवरों को सर्व किया जाता है वो भी गदला पानी था, लेकिन वो उससे ज़्यादा बेहतर था। और उस पानी के नमूनों को देख के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने ये कहा कि ये पानी पीने से ज़्यादा बेहतर है कि आप लोग जहर खा लें। तो जस्ट इमेजिन कि ये सिचुएशन वहाँ पर थी। अब ये है कि लाहौर और पंजाब की जब बात करते हैं तो निस्बतन हमारे जहन में ख्याल आता है कि ये वो सूबा है कि जो बहुत ज़्यादा कंपैरेटिवली दीगर सूबों की निस्बत वहाँ पर सेहत के मसाइल भी बेहतर हैं। अब वहाँ पर चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं, लेकिन अब वहाँ पर भी असहाल के डायरिया के केसेस में काफ़ी हद तक इजाफा हो रहा है। और इस बात से थोड़े से स्टैट्स अगर आपके सामने रखें तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि 1 अप्रैल से अब तक तकरीबन 2000 से ज़ायद बच्चे डायरिया का शिकार होकर अस्पताल में दाखिल हो चुके हैं। और ये जो गर्मी की लहर है इसकी वजह से ये तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इनिशियली क्या वजूहात क्या इसकी दिखाई देती हैं? हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। तो भैया हसन, ये ज़रा बताइएगा कि ये क्या वजह है? पानी निस्बतन हम कहते हैं कि वहाँ पर तो साफ़ है, सप्लाई भी बेहतर है, फिर ये अचानक इतने केसेस का बढ़ जाना और बिलखुसूस बच्चों का ज़्यादा मुतासर होना, क्यों है ऐसा?
बिल्कुल इशफाक, जिस तरह जब से ईद उल फितर के बाद के फौरी बाद जो सूरत हाल पैदा हो चुकी है, ये देखने में आ रहा है कि जो डायरिया और हैज़ा के केसेस हैं उसमें दिन ब दिन तेज़ी से इजाफा होता चला जा रहा था। ये ईद के फौरी बाद की सूरत हाल थी। जैसे जैसे दिन गुजरते चले गए, दिन जो मरीज़ों की तादाद है उनकी भी वो भी बढ़ती रही है। इस वक्त इस हद तक डायरिया के मरीज़ों की तादाद में इजाफा हो चुका है कि मैं इस वक्त जिन्ना अस्पताल में मौजूद हूँ और यहाँ पर और म्यो अस्पताल में सबसे ज़्यादा डायरिया के केसेस आ रहे हैं। मेरे पास जो इस वक्त फ़िगर है, ताज़ा फ़िगर्स ये हैं कि गुज़िश्ता 4 से 5 रोज़ के दौरान 2500 से 3000 केसेस जो हैं वो लाहौर के 5 बड़े अस्पतालों में आ चुके हैं, जिसमें जिन्ना अस्पताल में 900 केसेस आए हैं 4-5 दिनों में, और म्यो अस्पताल में 900 केसेस आए हैं, जनरल अस्पताल में 400, सर्विसेज अस्पताल में 300 और गंगाराम अस्पताल में भी 300 केसेस आए हैं। और ये केसेस दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और लोग जो भी बीमार होता है जब वो अस्पताल आता है तो पता लगता है उसको डायरिया का शिकार हो चुका है और या हैज़े का शिकार हो चुका है। वजूहात बहुत सारी हैं। एक मेन वजह जो है वो पानी, जो आपने बात की, लाहौर के बहुत सारे इलाकों में पानी साफ़ नहीं दिया जा रहा है। बहुत सारी जगहों से जो नमूने लिए गए, जिस तरह से आपने कराची की मिसाल दी, तो लाहौर में भी जिस तरह से पानी साफ़ आता चला जा रहा था, लेकिन दिन ब दिन वो पानी अब गंदा होता चला जा रहा है, जिसके बारे में हुकूमत काफ़ी कोशिश कर रही है। दूसरी वजह डिहाइड्रेशन हो जाना है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी, और जिस तरह से हम मुरगन ग़िज़ाएँ और दीगर मसाला वाली चीज़ें और मुज़र सेहत मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं तो उससे डायरिया के केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, और जो गर्मी है उसको ट्रिगर करती है और मरीज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। आई होप कि इस पे किसी तरह से काबू पाया जाएगा। बहुत शुक्रिया। हसन हफीज़ हमारे साथ मौजूद थे, और ये मसाइल का इस तरीके से बढ़ते जाना और ख़ास तौर पर मैदे से रिलेटेड जो मसाइल हैं, ज़ाहिर है कि पानी का बड़ा गहरा ताल्लुक होता है। पानी साफ़ नहीं होगा तो हम वैसे ही नहीं कहते कि पानी ज़िंदगी है, बिकॉज़ पानी हर चीज़ के अंदर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और साफ़ हो। हमारे यहाँ सिर्फ 20% लोग हैं जिनको साफ़ पानी तक एक्सेस है। अच्छा, अब ज़रा हम डिस्कस करने जा रहे हैं। आज जो है वर्ल्ड IBD डे है। ये बेसिकली ये है कि आंतों की सोजिश की बीमारी का दिन आज मनाया जा रहा है, ताकि इसमें होता ये है कि ये दिन मनाने का मकसद ये है कि जिस तरह से दीगर बीमारियों के हवाले से दिन मनाए जाते हैं, ताकि उनके तदारुक के लिए, उनके काबू पाने के लिए, उनके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं। तो हर साल बताया जाता है कि इस बीमारी से तकरीबन 50 लाख अफराद अब मुतासर होते हैं, और मेडिकल साइंस की जदीद तहकीक के बावजूद इस बीमारी की हतमी वजूहात या उसका मुकम्मल इलाज भी अब तक बताया जा रहा है कि दरियाफ्त नहीं किया जा सका। अच्छा, IBD इन 2 बीमारियों को कहा जाता है जो खाना हजम करने के तरीक़ेकार को बुरी तरह मुतासर करती हैं, और पेट में दर्द, इसहाल, मतली और क़े, और मुँह में छाले, वज़न और बढ़ना, और भूख और खून में कमी इसकी वाज़ेह अलामत है। अच्छा, वज़न कम भी हो सकता है, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें मुख्तलिफ़ लोगों में वेरी करता है। क्यों है ऐसा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल्लाह बिन खालिद साहब, और ये एडिशनल डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड GI डिजीज़, डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। इसके साथ साथ कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हैं दी आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। अब बहुत शुक्रिया जी, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये सबसे पहले तो ये बताइए कि हम जब बात करते हैं गट से रिलेटेड डिजीज़ की, अभी आप ये देख रहे थे कि वो लाहौर से हम बात कर रहे थे कि वो एक अलग ही अमराज फैले हुए हैं गर्मी की शिद्दत की वजह से। ये जो प्रिसाइसली मर्ज़ है, ये कैसे डिफरेंट है दूसरी मैदे से रिलेटेड बीमारियों से? जी, बेसिकली ये जो इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ है जिसका हमने बात की, ये 2 अमराज का मजमुआ है। ठीक है। एक क्रोन्स डिजीज़ है और एक अल्सरेटिव कोलाइटिस है। जो हम डायरिया की अभी बात कर रहे थे, ये तो आप IV हाइड्रेशन देंगे, दवाएं देंगे, वो सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये बीमारियां, जो दोनों बीमारियां हैं, इनकी मिसाल यूँ समझ लीजिए कि शुगर या ब्लड प्रेशर की तरह से है कि ज़िंदगी भर की दवाएं खानी है और ज़िंदगी भर आपने वक्तन फ़वक्तन डॉक्टरों को दिखाना है। अगर दवाएं मुनासिब और अच्छे तरीके से जिस तरह से डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है ले रहे हैं, तो फिर ऐसे हो जाते हैं जैसे कि कोई बात ही नहीं। Means there is no cure to it? There is no permanent cure to it. There is control. There is control if you are taking appropriate medications. So yeah, so prompt diagnosis यानी उसकी तशख़ीस और उसकी ट्रीटमेंट एक मुस्तनद जो डॉक्टर हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से, वो होना ज़रूरी है। अदरवाइज इसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन रेट भी है। Sometimes it ends up in cancer. If it is untreated. लेकिन जाहिर है कि आपको बताया कि अब जैसे बहुत से अमराज फैल रहे होते हैं। जी जी। कई अमराज को गैस्ट्रोएंटराइटिस कह के उसको डील करते हैं, मेडिसिन देते हैं, लोग ठीक हो जाते हैं, या फिर कहते हैं कि इतना सीरियसली नहीं लेते। तो आपके पास मरीज़ आते हैं तो क्या चीज़ है जो डिफ्रेंशिएट करती है, तो आपको कहते हैं, आप कहते हैं कि नहीं
दिस इज समथिंग डिफरेंट? वेरी वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन आपको, मैं चाह रहा था कि आप पूछें ताकि हम आवाम को इस बात की आगाही करें। देखिए, इसमें हमारे यहाँ फॉर्चुनेटली क्रोन्स डिजीज़ बहुत ही कम है और अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ज़्यादा है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की क्लासिक प्रेजेंटेशन होती है कि उसमें पखाने में यानी लूज मोशंस विद ब्लड आता है। तो जब भी लूज स्टूल्स विद ब्लड आए और वो कैरी ऑन करे, उसकी हम रेकमेंड करते हैं कि ये दिस इज़ समथिंग अलार्मिंग। हमारी पॉपुलेशन में उसको ये कह दिया जाता है जी खूनी पेचिश है, ये दवा लो, वो दवा लो, वो दवाएं ही लेता रहता है, या कभी हेमरॉइड्स बवासीर कह के उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाता है कि जी खून आ रहा है, बवासीर बवासीर। हम उसमें ऐसे सिलसिले में अगर लूज स्टूल्स विद ब्लीडिंग हो रही है, एक शॉर्ट कोर्स एंटीबायोटिक्स का देते हैं इन्फेक्शन को ट्रीट। लेकिन अगर वो ट्रीट नहीं हो, सिम्टम्स बदस्तूर रहें, तो हम ये चाहते हैं कि एक स्टूल के रास्ते से बड़ी आंत का यानी वीडियो स्कोप कर लिया जाए, जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी से बहुत हतमी और बहुत क्लियर डायग्नोसिस होती है। पेशेंट भी बेचारा, वरना हमारे पास बाज़ पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जो इतना ब्लीडिंग हो गई उनको कि उनका हीमोग्लोबिन जिस्म में रहा ही नहीं, उनको बड़ी मुश्किल से ट्रांसफ्यूज़ किया, वज़न की बेइंतहा कमी हो गई, चूँकि वो खुद से ये समझते रहे या उनको ये समझाता रहा गया कि भाई ये खूनी पेचिश है, फला दवा ले लो, ये बवासीर है, बवासीर की टैबलेट, और बेचारों के सिम्टम्स बदस्तूर रहे, घूमते रहे। इसलिए आवाम से मेरी ये बड़ी मैं आवाम तक ये मैसेज पहुंचाना चाहूँगा कि इसको सीरियस लें। जब भी ब्लीडिंग हो स्टूल के साथ, ब्लीडिंग शुड मेरिट समथिंग स्कोप, फॉर एग्जाम्पल एटलीस्ट sigmoidoscopy या कोलोनोस्कोपी टू सी व्हाट एक्चुअली इज देयर। सिग्मोइड कोलोनोस्कोपी ये होती है, कोलोनोस्कोपी का तो मुझे आइडिया, दूसरा जो आपने कोलन पूरी बड़ी आंत के मुआयने को कहा जाता है। सिग्मोइडोस्कोपी उसके लोअर 1/3 के एग्जामिनेशन को कहा जाता है। एट लीस्ट लोअर 1/3 का एग्जामिनेशन तो करवा लीजिए ताकि पता तो चले कि क्या चीज़ ब्लीडिंग। समटाइम्स कैंसर भी ब्लीडिंग की तरह से प्रेजेंट करता है, लेकिन हम इस वक्त तो महदूद हैं इस अल्सरेटिव कोलाइटिस पे और क्रोन्स डिजीज़ पे। इसका अल्सरेटिव कोलाइटिस का भी पता हमारे यहाँ अल्सरेटिव कोलाइटिस बहुत ज़्यादा है, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ की जो एक ब्रांच है अल्सरेटिव कोलाइटिस, और उसका पता सिवाय सिग्मोइडोस्कोपी या कोलोनोस्कोपी पता ही नहीं चल सकता। एक मुझे अब बात ये बता दीजिए कि हम ज़ाहिर है कि पाकिस्तानी मुआशरे में रहते हैं और हर जगह पे आपको पता है कि वायरसेस के, बैक्टीरिया के स्ट्रेन्स डिफरेंट होते हैं हर मुल्क में। अब यहाँ पर वजूहात, जाहिर है कि आपके पास चीज़ें आती हैं, उनका इलाज तो आप करते होंगे। एक ऐसा मर्ज जिसका इलाज ना दरियाफ्त हुआ हो, तो कम से कम उसके रीजंस को खंगाला जा सकता है कि क्यों हो रहा है ये। अच्छा, यहाँ एक बात तो मैं ये क्लियर अर्ज कर दूं कि ये वो बीमारी नहीं है जिसका इलाज ही नहीं है। अच्छा, इसका बहुत अच्छा इलाज है। सिर्फ बात यह है कि दवा रेगुलर लेनी पड़ती है और सिम्टम्स इतने अच्छे हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि कुछ प्रॉब्लम है भी, अगर दवाएं पाबंदी से ली जाएं तो इसलिए महंगा है इलाज? इलाज सस्ता है। अच्छा। इलाज सस्ता है, वाइडली अवेलेबल है, हर जगह इसकी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं। अच्छा। सिर्फ वो पेशेंट्स, बाज़े 5% पेशेंट्स ऐसे होंगे जो कि कन्वेंशनल नॉर्मल ट्रीटमेंट से उनको फ़ायदा नहीं हो रहा होगा, उनके लिए अलबत्ता एक महंगा इलाज है। यानी कि ये भी नहीं पता कि क्यों होता है, मिर्चें खाने से, कुछ स्पाइसी, कोई मतलब बाहर से कोई चीज़ खा ली, इसमें जो अब तक रिसर्चेस हुई हैं, एग्जैक्ट क्लियर पिन पॉइंट तो मालूम नहीं, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स ज़रूर हैं। उसमें कुछ जेनेटिक्स हैं, इन्वॉल्वमेंट है, और कुछ रीसेंट स्टडीज़ आई हैं, जो रिसर्च हुई है, उसमें ये देखा गया कि जो लोग यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल और फास्ट फूड का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वो रिस्क पर रहते हैं इस बीमारी के होने के, बशमूल और बेशुमार रिस्क फैक्टर्स। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अब्दुल्ला बिन खालिद हमारे साथ मौजूद। बड़े अहम मौजू पर बात की इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के हवाले से। तो अपने मैदे का ख्याल रखेंगे तो आपका पूरा जिस्म भी ठीक ही रहेगा, और बड़े एहतियात कीजिए क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इलाज शुरू में ही अगर डायग्नोस्टिक्स हो जाए ना, तो काफ़ी जो है वो कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सकता है। विल टेक अ ब्रेक है, ब्रेक के बाद आते हैं। ऑलराइट जी, बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। गर्मी की शिद्दत है कि उसने हाल बेहाल कर दिया है, यानी कि हर कोई परेशान है कि कैसे इसका तोड़ करें। कहीं पे अनारदाने का शरबत बनाया जा रहा है, कहीं पर इमली आलू बुखारे का शरबत बनाया जा रहा है, यानी कि मुख्तलिफ तरह से लोग कोशिशें कर रहे हैं। कोई दीगर मशरूबात जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई फ्रिजी ड्रिंक्स यूज़ कर रहे हैं। गर्ज़ ये कि हर तरह से कोशिश की जा रही है कि आपके जिस्म में किसी न किसी तरीके से पानी जाता रहे, और किसी तरीके से गर्मी की जो शिद्दत है, ये जो अभी मई के महीने में पारा जो है वो 40 से लेके 48-50 तक पहुंच रहा है, उससे किसी तरीके से निपटा जा सके। तो ऐसे ही मौसम गर्मा का जैसे ही आगाज़ हुआ है, तो साहिवाल में और मुल्क के दीगर हिस्सों में भी
बहुत ही चीज़ों को हम देख रहे हैं कि प्रमोट किया जा रहा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ फलों के जूसेस वगैरह भी अवेलेबल हैं। सबसे ज़्यादा जिसकी डिमांड है वो है फालसे की। अच्छा, आप भी कराची में हों, मुल्क के किसी भी हिस्से में हों, आप ये देख रहे होते हैं कि वहाँ पर फालसे का फल दस्तयाब है और थोड़ा सा तुर्श होता है जायके में, लेकिन गर्मियों में बड़े फरहत बख्शता है। आप घरों में भी उसके जूसेस वगैरह बना सकते हैं, बड़े अच्छे तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के अंदर कुछ मज़ीद तराकीब देखकर फिर 10 बजे आपके सामने हाजिर होंगे। ऑलराइट जी, 10:05 हो चुके हैं। बाखबर सवेरा में आपका एक बार फिर से हम खैर मकदम करेंगे और बात यह है कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत जो है उसके असरात ओवरऑल फील करना शुरू कर दिए गए हैं। पर मुल्क के तूलो अर्ज़ में हम देख रहे हैं कि गर्मी बढ़ती चली जा रही है और उसके असरात ये हैं कि अब पंखे में बैठना भी मुहाल हो गया है। अच्छा, पंखे में बैठें तो बिजली की लोड शेडिंग ऐसी होती है कि आपको तंग करके रख देती है, आपका सांस लेना मुहाल होता है। और फिर ये है कि ऐसे में जो सियासी दर्जा हरारत है मुल्क का वो भी खासा हाई चल रहा है। अच्छा, और फिर ये है कि जो मौजूदा हुकूमत है, यानी कि जिनको इक़्तिदार में आने की तो जल्दी थी, लेकिन अभी अवामी मसाइल पर सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अभी तक कोई हल निकलता दिखाई नहीं दे रहा। एंड दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। वजह उसकी ये है कि जब आपने किसी मामले पर आगे बढ़ना है, आपने लोगों को साथ लेके चलने की बात की है कि हम जनाब अवामी मसाइल का हल निकालेंगे, और इमरान खान ने जो पिछले 3.5 साल में नहीं किया वो हम करके दिखाएंगे, तो अभी 1 महीने से ज़ायद का वक्त हो गया, अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। डॉलर सेंचुरी हो चुकी है, डबल सेंचुरी बल्कि हो चुकी है, जस्ट इमेजिन। अच्छा, इसमें सारा जो है वो इसका इल्ज़ाम उनको देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 190 तक और 185 190 तक पहुंचाने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, रही सही कसर इस हुकूमत ने आके पूरी कर दी है। ऊपर से फिर कोई डायरेक्शन हमें नहीं दिखाई दे रही कि कोई चीज़ हो जिसके ऊपर हुकूमत का कहीं पर कोई कंट्रोल दिखाई दे, और बाकी जो है वो सियासी बहरान अपनी जगह पर उसी तरीके से चल रहा है। तो बहुत से हम मामलात पर बात करेंगे, किस तरीके से चीज़ों को कंट्रोल किया जा सकता है, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लेकिन पहले शामिल कर लेते हैं टॉप स्टोरीज। सख्त गर्म मौसम में सियासी पारा भी हाई होने लगा। इमरान खान के मुख्तलिफ शहरों में जलसे जारी, इंतखाबात की फौरी तारीख देने का मुतालबा, हुकूमत का इंतखाबात से कब्ल इस्लाहात का ऐलान। डॉलर की उड़ान हुकूमत रोकने में नाकाम, डबल सेंचुरी मुकम्मल, मुआशी बहरान हुकूमत के लिए कड़ा इम्तिहान। नई हुकूमत ने 6 हफ्तों में 1000 अरब रुपए का कर्ज ले लिया। हुकूमती शख्सियात की जानिब से तहकीकात में मुदाखलत, सुप्रीम कोर्ट ने मुअज़्ज़िज़ जज के नोट पर अज़ खुद नोटिस ले लिया। समाअत आज होगी, चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। और बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए। 2 बरस के बच्चे ने मां के मोबाइल से 31 बर्गर्स का ऑर्डर दे दिया। डिलीवरी बॉय घर पर पहुंचा तो मां ने सर पकड़ लिया। ऑलराइट जी, तो हमने जो तस्करा किया था शुरू में कि डॉलर की हो गई है डबल सेंचुरी। वैसे तो डबल सेंचुरी होने पर खुशियां मनाई जाती हैं कि जी क्या बात है जी, फ़ख्र ज़मान ने भाई डबल सेंचुरी बनाई, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, फ़ख्र ज़मान। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर हुई है डबल सेंचुरी डॉलर की। डॉलर जो है वो इंटर बैंक में हो चुका है 199 रुपये से ज़ायद, यानी कि 199 रुपये 40 पैसे, और ओपन मार्केट में ये डॉलर जो है 201 रुपये से 205 रुपये के दरमियान फ़रोख्त हो रहा है। यानी कि आपके इल्म में होगा कि आपसे चंद दिन पहले तक हम बात कर रहे थे कि सईद अनवर साहब का जो रिकॉर्ड था 194 का, तो उसको क्रॉस करेगा। अभी 2 दिन पहले की बात है, और अब जो है वो फ़ख्र ज़मान के 209 का जो रिकॉर्ड है उसकी जानिब ये गामजन है तेज़ी से। और लगता यही है, जो आसार है, जो इस तरह की मीटिंग्स हो रही हैं IMF के साथ, तो ये लग रहा है कि ये जो है डॉलर की अभी परवाज़ थमने का नाम नहीं ले रही। और अब इसकी वजह से जो मुल्क में महंगाई का तूफ़ान आएगा, कौन उसकी ज़िम्मेदारी लेगा? अभी तो कोई इससे आगे हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कंट्रोल होने का शिकार कहीं से भी दिखाई नहीं दे रही। अच्छा जी, अब हम ज़रा तज़किरा कर लेते हैं कि मौशी सूरत हाल और ये जो रुपए की बेकदरी है, मतलब ये तो बेकदरी से ज़्यादा इंतहाई बेकदरी है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इस पर इजलास तलब कर लिया है, और इजलास में वज़ारत ख़ज़ाना, FAR हुकाम शिरकत करेंगे और मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अब तो ब्रीफिंग का वक्त भी गुजर गया है, ये तो अब धड़ाधड़ जो है वो टारगेटेड एक्शन का वक्त है।
जो कि वज़ीर आज़म साहब को लेना चाहिए और कहीं ना कहीं से वो कहते हैं ना कि कोई ज़ंबील से कोई ऐसी चीज़ निकालनी चाहिए कि जिससे ना सिर्फ ये कि आवाम को रिलीफ मिल सके बल्कि मईशत जो है वो सही तरीके से कहीं पर कंट्रोल में आ सके। तो अज़हर फ़ारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। भाई अज़हर, ज़रा बताइएगा कि ये इजलास होने जा रहा है, क्या कोई हल निकलने की तवक्को है आपकी नज़र में? जी हाँ, कोशिश तो यही की जा रही है कि इसका कोई हल निकले, क्योंकि रुपए की रोज बरोज बेकदरी हो रही है। डॉलर जो है वो ऊंची उड़ान में है, जिसकी वजह से महंगाई में इजाफा भी हो रहा है रोज बरोज। इसी वजह से हुकूमत भी परेशान है कि इस मसले का कोई फौरी तौर पर हल निकाला जाए। वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस दिया है और आज फौरी तौर पर एक हंगामी इजलास तलब किया है, जिसमें वज़ारत खजाना के हुकाम भी होंगे, FPR के हुकाम भी होंगे और तफसीली तौर पर इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा कि कौन से इकदाम उठाए जाए ताकि रुपए की बेकदरी में कमी आए और डॉलर को काबू किया जा सके। इसका डिपेंड तो सबसे ज्यादा करता है कि IMF के साथ जो गुज़श्ता रोज से टास्क शुरू हुई है उनके क्या नताइज सामने आते हैं। ज़राए का ये भी कहना है कि आज के इजलास को उस हवाले से भी ब्रीफ किया जाएगा। इसके साथ साथ गुज़श्ता रोज वज़ीर आज़म ने जो एक फैसला किया था कि गैर जरूरी अशिया जो और लग्जरी आइटम्स है उनकी दरामद पर फौरी तौर पर पाबंदी आयद की जाए, गुज़श्ता रोज इस हवाले से नोटिफाई कर दिया गया था। उस पर किस हद तक अमल दरामद हुआ है उसका भी आज के इजलास में जायजा लिया जाएगा। तो FPR के हुकाम भी और वज़ारत खजाना के हुकाम भी तफसीली तौर पर ब्रीफ करेंगे और कोई इकदाम जो है वो वज़ा किए जाएंगे कि किस अंदाज से डॉलर को काबू किया जा सके और रुपए की बेकदरी जो है वो मजीद ना हो। तो इस हवाले से इस बात का इम्कान तो है कि कोई फैसले हों, लेकिन असल फैसला तो वही है कि IMF के साथ जो है वो क्या मुज़ाकरात होते हैं और उसके क्या नताइज सामने आते हैं। तो सूरत में इन फैसलों का कोई हल सामने आए। चलें जी, अल्लाह करे ऐसे ही हो, जल्दी हो, ताकि कोई हल निकले मईशत को जो दरपेश चैलेंजेस हैं उनका। बहुत शुक्रिया अज़हर फ़ारूक, हमें तफसीलात दे रहे थे। अच्छा जी, अब ज़रा हम तस्करा कर लेते हैं कि भाई महंगाई बढ़ती चली जा रही है। देखें, डॉलर के रेट हम आपको बता रहे हैं, हम आपको मुख्तलिफ अशिया के रेट बता रहे हैं, यानी कि क़ुव्वत ख़रीद आपकी उतनी ही है जितनी कि 3, 4 या 5 साल पहले थी, लेकिन एक्सपेंडिचर्स आपके बढ़ते चले जा रहे हैं। यानी कि पहले 5,000 रुपये में जो चीज़ें आती थीं अब वो 10,000 रुपये में दस्तयाब नहीं हैं। ऑयल हो, घी हो, अगर ग्रोसरी करने जाएं तो वहाँ पर, कोई और चीज़ ख़रीदने के लिए जाएं तो हर जगह पे आपको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। और ऐसे में इंसान ये चाहता है कि भाई कहीं से किसी न किसी तरह से भले 10 रुपये की, 20 रुपये की, 100 रुपये की, 200 रुपये की किसी तरीके से बचत हो सके। अच्छा, तो ऑनलाइन ख़रीदारी, आपको पता है कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कोविड के दिनों में बहुत ज़्यादा पीक पे थी। हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग कर लें, ऑनलाइन मंगा लो, ये कर लो, वो कर लो। तो अब ये है कि मोबाइल जब से ये स्मार्टफोन्स के नाम की जब बला आई है ना, तो उस वक्त से लोग यही कर रहे हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग करने को ज़्यादा फ़रोग़ भी मिल रहा है और लोग कोशिश भी करते हैं कि इससे वक्त भी बच जाता है। कौन जाए पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी करे, उसके बाद गर्मी सहे और उसके बाद दोबारा से जाके ये चीज़ें करें। तो बहरहाल एक एप्लीकेशन इसके लिए लॉन्च की गई थी जिसका नाम था सेव योर। अच्छा, ये पहली कैशबैक ऐप है जिसके ज़रिए मुल्क भर में होने वाले बिजनेस ब्रांड्स को सारिफीन से बराह रास्त लिंक किया जा सकेगा। अच्छा, इससे बेहतरीन कीमतों पर बेहतरीन ब्रांड्स की तलाश भी आसान है और ख़रीदारी में बचत भी ये सेव योर की जानिब से ये दावा किया जाता है कि वो प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, 58 शहरों में अपने 250 से ज़्यादा इनके पार्टनर्स मौजूद हैं, विच इज़ वेरी गुड। और फिर इसके साथ साथ मुख्तलिफ मारूफ ब्रांड्स भी शामिल हैं इस प्लेटफॉर्म में। वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के साथ सारिफीन ऑनलाइन ख़रीदारी भी बाआसानी कर सकते हैं। तो चलिए, बड़े इंसेंटिव्स हैं, मज़ीद क्या क्या हो सकता है, क्या फ़वाइद मिल सकते हैं सारिफीन को, ज़ाहिर इसी से मुताबिक से हम बात करें। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं स्टूडियोज़ में सेव योर के CEO उमैर गडित साहब। बहुत शुक्रिया जी उमैर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैंने आपका नाम सही लिया ना? गडित, ओके ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये कब से, इसका नाम खासे अरसे से मैं सुन रहा हूँ, ये लॉन्च कब किया गया था, स्टार्ट कैसे हुआ, आइडिया कैसे आया कि ये करना चाहिए? सो हमने अगस्त 2020 में इसको लॉन्च किया था। उस वक्त हम ये देख रहे थे कि इससे पहले वी वर वर्किंग ऑन बहुत सारे इंटरनेशनल बिजनेसेस के साथ हम काम कर रहे होते थे। तो वहाँ हमने ट्रेंड देखा था कि बहुत सारी इस तरह की एप्लीकेशंस होती हैं जहाँ आपको कैशबैक मिलता है ऑनलाइन, इन स्टोर, कैश ऑन डिलीवरी के ऊपर, वीज़ा के ऊपर, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर। लोगों को थोड़ा सा लालच होता है कि लालच के पैसे बचाना आई थिंक सबका राइट है। तो मैंने कह रहा कि वो चीज़ थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये गैप था। पाकिस्तान के अंदर डिस्काउंट्स को लेके कोई क्लियर विनर नहीं था, कोई इस तरह की ऐप नहीं थी। डिस्काउंट्स के अलावा कैशबैक का तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ही बहुत नया है। दिस इज़ व्हाट वी आर, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको प्रमोट करें, उसको लोगों को समझाएं कि वो क्या चीज़ है।
तो दिस इज़ हाउ वी केम अप विद द आइडिया, और अब जो है वो हम इसके साथ लाइव। अच्छा, तो आप 2020 में, यानी कि ये कोविड के दौरान की सूरत हाल थी, बिल्कुल। तो उस वक्त जो चल रहा था कि लोग बाज़ारों मार्केटों में नहीं जा रहे थे, लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे थे, वहाँ से आपको ये ख्याल आया कि इस वक्त इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाया जा सकता है और लोगों को भी फ़ायदा दिया जा सकता है। अभी तक रिस्पॉन्स कैसा रहा? रिस्पॉन्स इसका बहुत अच्छा है। हमने 2020 में जब इसको लॉन्च किया और उसके बाद हमारे पास, जब आज हमारे पास जैसा आपने बताया कि 250 है, अब 350 से 400 हो चुके हैं, और ऑनलाइन के साथ साथ अब हम इन स्टोर के ऊपर भी हैं। और रिसेंटली हमने जो है वो कुछ ऐसी पार्टनरशिप्स की हैं जिसके थ्रू आपके जो कैशबैक है, जो डिस्काउंट और डील्स है, वो और बेहतर हो गए, जो कैशबैक है वो और बेहतर हो गया। तो रिस्पांस इतना ज़्यादा है कि हमने सोचा नहीं था। अब हमारी जो ग्रोथ है उसको हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बहुत तेज़ है, जिसको हमें मैनेज करना है कि कैसे कस्टमर का एक्सपीरियंस ख़राब ना हो और हम उसके तरीके से आगे बढ़ते चले। अच्छा, तो वैसे 58 शहरों का तज़किरा किया गया कि वहाँ पर ये काम करेंगे, तो कौन कौन से शहर हैं जिनका, जो मेजर सिटीज़ हैं जहाँ पर आप लोग काम कर रहे हैं? जो मेजर सिटीज़ है वो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद है, उनके बाद रावलपिंडी है, इसके बाद हमारे पास बहावलपुर है, वहाँ से हमारे पास काफ़ी आता है बिज़नेस। अब इसके अलावा मुल्तान है, वो वहाँ से भी काफ़ी ट्रैफिक और बिज़नेस आता है। तो ये 5 शहर ऐसे हैं कि जो मेजर हैं। इसके अलावा बाकी सारे शहर भी जो हैं वो पीछे ही हैं उसके। अच्छा, तो वैसे इसका तरीक़ाकार क्या है कि मोबाइल फ़ोन पर आपकी एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जाए, उसके बाद फिर कैसे वो कनेक्ट कैसे करें? ओके, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तब भी चलेगा, इन स्टोर पे भी चलेगा। अगर आप मोबाइल फ़ोन पे ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहें, तो लेट्स से अगर आप कल फूड पैंडा पे ऑर्डर करना चाहते हैं, तो आप पहले सेवियोर की ऐप इंस्टॉल करें। सेवियोर की ऐप से आप सिर्फ, आपके पास ऑप्शंस आ रहे होंगे, लाइक फूड पैंडा का ऑप्शन है, आप फूड पैंडा पे टैप करो, वी विल टेक यू टू फूड पैंडाज ऐप। आप फूड पैंडा की ऐप पर जिस तरह से शॉपिंग करते हैं वैसे कर लें। ओह, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। वहाँ से अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको वहाँ से कैशबैक मिल जाता है। सेकंड, अगर आप लेट्स से इन स्टोर पे जाते हैं, ईसा लैबोरेटरी, चुगताई लैब और इस तरह से OPTP और बहुत सारे और ब्रांड्स हैं, अगर आप वहाँ जाते हैं वो आपको रिसीट देते हैं। तो आप अगर रिसीट को स्कैन कर लो हमारी ऐप के थ्रू, तो वहाँ से आपको कैशबैक ऑन इन स्टोर परचेज कितने परसेंट तक आप लोग देते हैं? ये 2% से लेकर 10 से 15% तक जाता है कैशबैक। 10 से 15%। और ये जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है इसकी ये कि जो एग्जिस्टिंग डील और डिस्काउंट होते हैं, जो एग्जिस्टिंग प्रमोशंस जब चला रहे होते हैं, ये उसके ऊपर आपको मिलता है। अच्छा, ये बड़ा स्टैकिंग होती है उसकी, क्योंकि आपको पता है ना कि हम लोग ये जाते हैं कहीं पर, अगर फ़र्ज़ करें कि कुछ खरीदारी के लिए, तो वो आगे से आपको वो वेंडर्स अगर बताते हैं कि इस कार्ड पे डिस्काउंट है, अगर ये डिस्काउंट आप लेंगे तो फिर ये वाला डिस्काउंट काम नहीं करेगा। लेकिन इसमें ये है कि आपको डबल फ़ायदा है। आपको पूरे जो टोटल वैल्यू है, जो टोटल ऑर्डर वैल्यू है, जितने भी आपके जो भी डिस्काउंट चल रहा हो, आपको उसके ऊपर कैशबैक मिलेगा। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपके केस में हम जाते हैं लेट्स से OPTP पे एक बाय वन गेट वन फ्री चल रहा है, उसके ऊपर फिर आप अगर HBL का कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको लेट्स से 15% ऑफ। अगर आप सेवियोर के थ्रू जाओगे तो आपको उन दोनों के ऊपर आपको 5 to 15% कैशबैक मिलेगा। सो ये हम इसको कहते हैं ट्रिपल स्टैकिंग। क्या बात है, ये तो बड़ा ज़बरदस्त हो जाएगा। अच्छा, दूसरा ये कि मुख्तलिफ ऐप्स की आपस में कोऑर्डिनेशन हैज़ बीन अ प्रॉब्लम इन द पास्ट फ्यू ईयर्स, कि हमने देखा कि जी लोग ना लाएँ, लोग फिर डायरेक्टली ऑर्डर करना पसंद करते हैं, फिर कभी ऑर्डर्स डिले हो जाते हैं, कभी आपस में उनकी कुछ तालमेल नहीं होती। इस तरह की कोई शिकायत आपको आई हैं अब तक? इस तरह की शिकायत के लिए भी हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक न्यूट्रल पार्टी की तरह बिहेव करता है। वहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास रेटिंग्स हैं, रिव्यूज़ हैं, सारी चीज़ें हैं। तो हमारे जितने भी ब्रांड्स हैं हम उनके ऊपर ये चीज़ नोट कर रहे होते हैं कि उनकी रेटिंग क्या है। सो फॉर एग्जांपल जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं आपके पास, आप यूजुअली उनके बारे में सोशल मीडिया पे सुन रहे होते हैं कि डिलीवरी टाइम पर नहीं हुई, ये नहीं हुआ। अगर आप हमारी ऐप पर जाकर देखें तो ये बहुत छोटा परसेंटेज है ऑफ ओवरऑल इकोसिस्टम जिनके साथ ये बुरा एक्सपीरियंस होता। तो जिनके साथ बुरा एक्सपीरियंस होता भी, वहाँ भी हमारी टीम उनके साथ कोऑर्डिनेट करके उनको इंप्रूव करने की कोशिश करती है। बट आई थिंक ओवरऑल जो ऑनलाइन का इकोसिस्टम है वो अभी कदरे स्टिल इट्स थोड़ा सा अभी यंग है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा मेच्योर होने में। बट आई थिंक सब मिलकर उसी तरफ काम कर रहे हैं कि किस तरीके से उसको बेहतर किया जा सके। आपने एक इन स्टोर का फीचर भी वो आगाज़ किया, वो क्या है? इन स्टोर जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी शॉप में जाते हैं तो ये ऑनलाइन, अब तक आज से 2 महीने पहले तक वी वर ऑनलाइन ओनली। तो आपको सिर्फ दराज, फूड पैंडा और इस तरह से 400 ब्रांड्स ऑरिजिन पे मिलता था। हमने 1-2 महीने पहले कराची से पायलट लॉन्च किया है इन स्टोर का। तो अगर आप ईसा लैबोरेटरी जाते हैं लेट्स से, या चुगताई लैब जाते हैं, या इस तरह से हमारे पास एज ऑफ नाउ 100 ब्रांड्स हैं जिनके ऊपर आपको इन स्टोर मिलता है। तो अगर आप शॉप में जाते हैं और वहाँ पर जाके आप परचेजिंग करते हैं तो वो आपको रिसीट देता है। अगर आप वो रिसीट को स्कैन कर लें हमारी ऐप से तो आपको उस पर भी कैशबैक मिल जाएगा। अच्छा। तो ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि अब आपको इन स्टोर के ऊपर भी कैशबैक मिलता है। लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये सारा कुछ सेंटा क्लॉज वाला चक्कर मुझे लग रहा है, मतलब कि फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आपका इसमें फ़ायदा क्या है? ये बड़ा आसान, बड़ा सिंपल है। हम जिन ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, जिन मर्चेंट्स के साथ काम करते हैं, हम उनसे एक कमीशन लेते हैं हर ऑर्डर के लिए। अच्छा। उस कमीशन का एक परसेंटेज हम कस्टमर को पास ऑन कर देते हैं एज कैशबैक।
ओके एक हमारा शेयर होता है, एक आपका शेयर होता है इस कस्टमर। तो यहाँ पर तीनों पार्टीज जो उनको बेनिफिट होता है। तो अगर आप जितना आपकी मकबूलियत बढ़ेगी तो वो ब्रांड्स आपके पास आएंगे तो फिर आप वो फ़ायदा आवाम तक पहुँचाएंगे और बेहतर से बेहतर करते चले। अच्छा, और लोग जो ज़ाहिर है कि नौजवानों को ज़ाहिर है कि रोज़गार के मौके मुख्तलिफ चाहिए होते हैं, वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं सेवियोर का? वो कैसे इसका हिस्सा बन सकते? तो सेवियोर के थ्रू हमारे पास जो इस वक्त 80% मर्चेंट्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, वो स्मॉल एंड मीडियम और एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो वहाँ पे अगर लेट्स से ये अपना एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, वो अपनी बिजनेस को स्टार्ट करके उसको प्रमोट करना चाहते हैं, तो वो बहुत मुश्किल है, बहुत एक्सपेंसिव है पाकिस्तान या किसी भी दुनिया के मुल्क में। तो हमारे थ्रू उनको बहुत परफॉर्मेंस मार्केटिंग इसको कहते हैं, पेपर सेल का मॉडल है, जिसके थ्रू वो अपने ब्रांड को प्रमोट कर सकते हैं एट नो कॉस्ट। तो उनको सिर्फ उसी वक्त पैसे देना है जब उनके पास एक ऑर्डर गिरेगा या एक सेल गिरेगी, तो विच इज़ वेरी अफोर्डेबल फॉर मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस। तो नौजवानों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए आई थिंक दिस इज़ एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसको वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हाउ कैन दे कनेक्ट विद यू? सो वो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारी ऐप के अंदर ऑप्शन है, वहाँ से ही हमें रीच आउट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है, वो वेरी एक्सेसिबल। हमारे पास जो फेसबुक है वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं वेरेवर दे वांट दे कैन। ओके, और बाकी एक्सपेंशन का आप क्या सोच रहे हैं? मतलब 58 सिटीज़ तो हो गए, बाकी और कहाँ जाना चाह रहे हैं? हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमने सिर्फ स्टार्ट किया, हमारे पास 400 ब्रांड्स हैं। अभी हमारी कोशिश ये है, अभी तो पार्टी शुरू हुई, अभी तो 400 ब्रांड्स है। वी हैव टू टेक इट टू कम से कम 2000-2500 ब्रांड्स हमारे पास प्लेटफॉर्म पे। हम बहुत सिलेक्टिव हैं अभी ब्रांड्स को लेके, लेकिन आई थिंक ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन जो भी हमने इन स्टोर लॉन्च किया, अभी हमारी वीज़ा के साथ एक पार्टनरशिप हुई है जिसके अंदर वीज़ा के कार्ड्स यूजर्स के लिए बेहतर। सो वी आर वर्किंग ऑन ऑल दीस थिंग्स। चलें, थैंक यू सो मच। उमैर घड़ित हमारे साथ मौजूद थे और आपने बड़ी अच्छे तरीके से लोगों को एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से आप अपना फ़ायदा कर सकते हैं। और ज़ाहिर है कि बचत इज़ एवरीथिंग। जो पैसा आप बचाएंगे कल आपके काम आएगा, और ये उसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और फ़ायदा उठाना शुरू कीजिए। ठीक है, अच्छा जी, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं कि जनाब बच्चे जो हैं ना, वो कहते हैं कि बच्चे तो गैर सियासी होते हैं। और हमने गुज़िश्ता कुछ दिन पहले हमने सोशल मीडिया और मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल पर एक सेगमेंट किया था कि भाई किस तरीके से आजकल बच्चों के हाथ में फ़ोन लग जाता है, उसके बाद वो न जाने उसके क्या क्या इस्तेमाल करते रहते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता। और अब ये है कि टेक्सास में, यानी कि अमेरिका में भी ये सूरत-ए-हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। वहाँ पर एक खातून को अपने 2 साल के बच्चे के हाथों तकरीबन $98 का नुकसान भुगतना पड़ा। अब $98 को आप हल्का ना लें। पाकिस्तान के सिक्का राइजुल वक्त के मुताबिक एक डॉलर को जब आप 200 रुपये से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओपन मार्केट में 205 रुपये से, तो आपको लग पता जाएगा कि अमाउंट कितना जाके बनता है। तो हुआ ये कि मोबाइल खुला छोड़ा और बच्चा साहब जो है, ये देखें माशाल्लाह, मुंह में चूसनी डाल के उन्होंने कहा कि अच्छा जी क्या करना है, अब क्या ऑर्डर करना है। उन्होंने क्या किया कि जनाब बर्गर देखे और 31 चीज़ बर्गर्स का ऑर्डर दे दिया। अब जनाब ऑर्डर तो चला गया। अब उसके बाद जनाब ये डिलीवरी बॉय जब घर के दरवाजे पर पहुंचा तो फिर उसके बाद वालदा साहिबा ने सर पकड़ लिया। वालदा साहिबा ने कहा कि यार अब क्या करूं, अब जाहिर है कि ऑर्डर कर दिया तो भुगतना तो पड़ेगा, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा हैं। उसके बाद फिर आई एम श्योर कि कुछ हल्की फुल्की चपेड़ें करवाई होंगी, क्योंकि माएँ होती हैं, भले पाकिस्तानी हो या अमरीकी। जाहिर है कैमरे के ऊपर तो मुस्कुरा के माई लिटिल ब्यूटीफुल बेबी, जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ तो ठक। तो खैर होता है ऐसा। विल टेक अ ब्रेक हियर, आइंदा नहीं करेगा ऑर्डर। बराह रास्त अभी आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहां पर हमजा शहबाज जो कि वज़ीर आला हैं इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आवाम को इसलिए नहीं पता आ रहा कि मैं कोई उज़र पेश करना चाहता हूँ, कोई लेम एक्सक्यूज़ देना चाहता हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को मीडिया की वसासत से ये बताना चाहता हूँ, आप गवर्नर ना लगाने के लिए इमरान नियाज़ी के हुक्म पर आइन की पामाली करें। स्पीकर जो है वो आइन के तहत ओथ ना उठाए एक्टिंग गवर्नर का। आप सरीहन सूबे की आवाम के साथ ज़्यादती करें और काबीना भी मैं ना बना सकूं जिसने पाकिस्तानी अवाम की और पंजाब के अवाम बिलखसूस जो हैं उनके लिए फ़ैसले करने। लेकिन एक लम्हा ज़ाय किए बग़ैर मैं अपने सूबे की आवाम की खिदमत के जज्बे से आगे बढ़ता रहूँगा। लाख खारदार तारे आप मेरे रस्ते में बिछाएं, मैं उन खारदार तारों को अबूर कर कर अपने सूबे की आवाम के दुख दर्द में उनके साथ शामिल होऊंगा। इमरान नियाज़ी साहब, आप कान खोल के सुन लें। अल्लाह के फजल से कोई ताकत मुझे अपनी
आवाम के दुख दर्द और उनके मसाइल हल करने से नहीं रोक सकती है। अब असल मुद्दे पे आते हैं। ये सब आप लोग घरों में आटा चीनी लेते हैं। 4 सालों में इस सूबे के साथ जो दूसरे सूबों को गंदम फराहम करता था उसके साथ ज्यादती की गई। गंदम जानते बूझते हुए कि पूरी नहीं है बाहर भिजवा दी गई, इंपोर्ट किया गया। यहाँ पर बुजुर्गों को, बहनों को, बूढ़ी माओं को, मरीजों को अपना लाइनों में लगाया गया। गर्मियों में आपको पता है कि कितने लोग बेहोश हुए गर्मी में, और फिर जब गरीब आवाम पिस गई, रुल गई, तरस गई, तो फिर बाहर से वही आटा, महंगा आटा डॉलर के अंदर इंपोर्ट कर दिया गया। और फिर इमरान नियाजी ने आकर कहा कि ये सब माफिया ने किया है। 4 साल ये तमाशा, ये खिलवाड़ ये आदमी करता रहा अवाम के साथ। मैं ये भी बताता चलूं कि आज ये सियासत नहीं कर रहा, सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहा है। और आज मैंने जब मीडिया की रिपोर्ट्स देखी तो मैं आज पाकिस्तानी कौम के इदारों को, सियासी जमातों को, अदलिया को और अवाम को बताना चाहता हूं कि इस बात का क्या मतलब है कि पहले तुम इदारों पर हमले करते हो, इदारों को बदनाम करते हो, अपना सफारती जो एक एक्सरसाइज है उसको तुम साजिश का नाम देते हो। ये कोई सियासत नहीं है। ये आदमी अफरा तफरी चाहता है, इंतशार चाहता है। क्या 4 साल तुम्हें मौका नहीं दिया? तुमने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और IMF से कर्जा नहीं लूँगा। 6 महीने तुमने कौम को सूली पर लटकाया रखा, 40% डॉलर बढ़ गया, और तुमने IMF की वो शराइत मान ली जिसका उन्होंने तकाजा नहीं किया था। और फिर तुमने खुद नेशनल अपना जो TV है उस पर आगे कहा कि मेरी संगीन गलती थी। संगीन गलती नहीं थी कि 6 महीने तुमने अवाम को सूली पर लटकाया रखा और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई, अपना रुपया जो है वो 40% गिर गया। ये तुमने कौमी जुर्म किया है। आज ये इंकलाब के नारे लगाता है। 4 साल पहले इसने सुनामी से मुल्क को तबाह कर दिया। हस्ती बस्ती मईशत थी, 5.8% ग्रोथ रेट हो रही थी। 3200 अरब की डेवलपमेंट बजट हम छोड़ के गए। CPEC के मंसूबे 12,000 मेगावाट अल्हम्दुलिल्लाह बिजली पैदा की। ये कौन सा मजाक हो रहा है? जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि इसने आज कहा है कि मेरे लॉन्ग मार्च के अंदर फौज के ख़ानदान भी होंगे। ये बात बड़ी संगीन बात है। इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए और सियासत के अंदर सियासी मैदान आके सजाए। लेकिन जब मईशत वेंटिलेटर पर है, सियासी इंतशार अरूज पर है और पाकिस्तान के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, तो ये फौज को तकसीम करने की कोई साजिश जो है उसको अपना जो है उसे पीछे नहीं हट रहा। ये करना क्या चाहता है इस मुल्क के साथ? और मैं बतौर एक कारकुन, बतौर एक पाकिस्तानी, आज पाकिस्तानी अवाम को बता देना चाहता हूँ कि आप इसका जो बहरूपियापन है उसके पीछे ना जाएं। ये शोबदाबाजी कर रहा है आज जलसों में। यही था ना जिसने कहा था कि मैं आलू और प्याज के रेट के लिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना। तो तुमने अगर आलू और प्याज को सस्ता नहीं करना, गरीबों के मुंह से रोटी छीननी है, चीनी के लिए लोगों को लाइनों में लगाना है और माफिया और अपने ATMs की जेबें पालनी है, तो तुम करने क्या आए थे? खिलवाड़ करने आए थे तुम। एहतसाब का नारा लगाया, आप गवाह हैं। अभी तक वो तोशा खाने की चोरी का जवाब नहीं दे सका।
मनी लॉन्ड्रिंग का अपना इल्ज़ाम लगाया। आज जब सबूत कोई नहीं था, नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट आपके सामने, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उसने कहा कि 22 महीने मेरे भाई के अकाउंट्स फ्रीज रखे। बरतानिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। और आज वो इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग केस में 7 साल हो गए, 7 साल। आज भी अपना जो है ना वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपता फिर रहा है। किसने अपने दस्तखत से FBR में अकाउंट्स छुपाए? किसने टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए? किसने जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से फंडिंग की? तो इदारों को सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क की क्या डगर है। देखें, ना मैंने वज़ीर-ए-आला हमेशा रहना है, ना आपने हमेशा जर्नलिस्ट बन के रहना है। पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से कायम दायम रहना है। तो मैं आज पाकिस्तानियत के जज्बे से कहना चाहता हूँ आवाम को कि इस शख्स पर कड़ी नज़र रखो। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है अपनी अना के अंदर। जिस तरह इसने आइन और कानून की पामाली की सिर्फ अपनी अना के बुत को ऊंचा करने के लिए। क्यों अदालत उस्मा को रात को 12 बजे अदालत खुलवाना पड़ी? अगर वो अदालत ना खुलती तो आज हम बनाना रिपब्लिक में होते, इस मुल्क में कोई आइन और कोई कानून ना होता। सियासत को रखें एक तरफ, पहले इस बात का फैसला करें कि ये शख्स इस मुल्क के साथ क्या करना चाहता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, इदारों को और आवाम को इसका नोटिस देना पड़ेगा, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दोस्त इसने नाराज़ किए। चाइना को जो उसके मंसूबे थे सीपा के, आते ही इसके नौरतों ने कहा कि करप्शन हुई है, चाइना नाराज़ हो गया। 2 ममालिक और नाराज़ हो गए। कभी ये भरे जलसे में एब्सोल्युटली नॉट कह के अपना सुपर पावर को ललकारता है। हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, हम बराबरी की सतह पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात उसवार करना चाहते हैं। कभी यूरोपियन यूनियन को अपना जो है रकेता है। ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ? ये मुंह से बोल के चल जाता है जलसों में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगली आने वाली कई दहाइयों में पाकिस्तानी अवाम को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुझे लोग मिलते हैं, मुझे फीडबैक आता है, जो सफारती अपना हमारे ताल्लुकात हैं उसको नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचाया इस आदमी ने। तो मैं आवाम को सिर्फ हकाइक पर बात करना चाहता था। इसकी तरह झूठी राम कहानियाँ मैं नहीं सुनाता। सूबे के आवाम को आज बताना चाहता हूँ, मैं बड़ा अदना सा मैं ख़ताकार इंसान हूँ, लेकिन नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे यही सिखाया है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। अवाम पिछले 4 साल से महंगाई की चक्की में पिस रही है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है। बच्चों का दूध पहुंच से दूर हो चुका है। और एक और इसका जो संगीन जुर्म है, जानते बूझते हुए एक तरफ इसके वज़रा जो है वो IMF से घुटने पकड़कर अपना सख्त तरीन शराइत पर अमल कर रहे थे, और दूसरी तरफ इसने सब्सिडी दे दी। मुझे बताएं कि ये एक तरफ ये IMF के साथ सब मान गया कि जहाँ हम तेल महंगा करेंगे, दूसरी तरफ बगैर किसी को बताए तेल पे सब्सिडी दे दी। कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस वक्त तेल पे जो है वो सब्सिडी दे रहा है? तो IMF के मुज़ाकरात तअत्तुर का शिकार हुए। डॉलर आज 200 इसकी वजह से हुआ है क्योंकि इसने सिर्फ शोबदाबाजी की। जिस तरह ये कहता था ना, हर अपना 2 दिन बाद के लिए खुशखबरी सुनाऊंगा और अगले दिन जो है वो महंगाई और हो जाती थी। इसी तरह इसने पाकिस्तानी मईशत का खिलवाड़ किया है। इसीलिए मईशत जो है 5.8% जो हम 2018 में छोड़ के गए थे, ज़मीन बोस हो गई, 0 भी रही, मनफी चली गई। तो ये बात रिकॉर्ड की है। मैं कोई पिछले हुकूमत का रोना रोने नहीं आया इसकी तरह कि जी हमारे हाथ बंद गए। वो हाथ बंदे भी हो, पाँव भी तुम बांध दो, कबीना भी ना हो, गवर्नर भी ना हो, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की तौफीक से, मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ। मैं इंशाअल्लाह पंजाब की आवाम के साथ हर हाल में खड़ा हूँ इंशाअल्लाह। तो आज मेरा ख्याल है कि तारीख़ में कम ही अल्लाह ने तौफीक दी होगी कि आज हुकूमत पंजाब जो है आवाम के लिए
आटा जो है, जो 10 किलो का जो बैग है वो है 650 का। कितने का है? 10 किलो के आटे का बैग 650 रुपये का है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिल फॉर हम उस 650 के 10 किलो के आटे के बैग को 490 पे कर रहे हैं। और कोई अपना लाइनें देखेंगी, पूरे पंजाब में 36 अजला में आज से अवाम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 650 का जो 10 किलो के आटे का बैग है वो 490 में ख़रीदेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कितना फ़र्क है, यानी 160 रुपये जो है हम आवाम के लिए 10 किलो का जो बैग है उसको हम सस्ता कर रहे हैं। 160 रुपये, 17 अरब रुपया एक महीने की सब्सिडी है। और उसको आप अगर हिसाब किताब कर लें तो 200 अरब की सब्सिडी हम आवाम के लिए आटे की मद में देना चाहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 4 साल किसानों को रोल दिया, खाद के लिए किसान तरस गया, प्रोक्योरमेंट में इनके अपने लोगों ने पैसे बनाए, फसूदा सीड जो है लोगों को दिया, अपने जो प्यारे थे उनके पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए, किसान रुल गए, सीड नहीं मिला लोगों को। उसके बावजूद अल्लाह के फजलो करम से मैं सेक्रेटरी फूड को, अपनी इंतज़ामिया को शाबाश देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के दिन में 45 अपना जो है वो लाख मन जो गंदम है वो हमने प्रोक्योर कर ली है खुदा के फजल करम से। और किस रेट पे की ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। आज इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट अपना जो गंदम का रेट है, अगर आप उसको डॉलर जो $500 पर टन है, कितना है? $500 पर टन। और अगर आप इसको मोड में आप इसको करें तो 4000 रुपया पर मन है। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट कितना है? 4000 रुपये पर मन। और हमने जो अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमने जो 45 लाख टन गंदम जो प्रोक्योर की है अपने किसानों से, उसका रेट है 2200 रुपया पर मन। कितना है? 2200 रुपया पर। तो मुझे खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सस्ती गंदम, अपनी गंदम, अपने किसानों की गंदम हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे पैसे देकर अपना प्रोक्योर कर ली। 1 साल की गंदम हमने अपना जो है हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं। और अपनी जो वसाइल हैं उसको बुरोकार लाते हुए अपनी पंजाब की गंदम जो है उस पर हम आज सब्सिडी दे रहे हैं। तो कोई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मैंने कोई जादू टूना तो नहीं किया। नीयत मेरी ये थी कि पहले दिन मैं आया, मुझे मेरे हल्फ को रोका गया 1 महीना, कभी ये गवर्नर, कभी वो गवर्नर, कभी सदर ने ये कर दिया, तो कभी अपना जो है वो स्पीकर ने ये कर दिया। लेकिन मुझे आज खुशी हुई कि मैं आज ये खुशखबरी जो है पंजाब की आवाम को सुनाना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर करूँगा कि उस अल्लाह की बादशाही मेरी कोई औकात नहीं। अल्लाह जब तक चाहेगा मैं इस ओहदे पर बैठा रहूँगा। लेकिन जिस तरह 1 सेकंड, 1 लम्हा ज़ाया किए बगैर ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हों जो चले गए, चाहे वो ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है, मुझे बड़ी उसकी इज़्ज़त थी, लेकिन जो ऐवान और आइन और कानून के साथ उस शख्स ने खिलवाड़ किया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का मुजरिम है जो इस वक्त ऐवान सदर में बैठा है। तो मैं जिस तरह इन्होंने एक लम्हा एक पल
ज़ाय किए बगैर इस मुल्क में इंतशार फैलाया, मैं एक लम्हा एक पल ज़ाय किए बगैर अपनी आवाम के दुखों की दादरसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी बता दूं, मैंने आईजी पुलिस को कहा है कि मुझे मालूम है बतौर ऑपोजिशन लीडर कि रिश्वत ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में उसके रेट तय थे, पुलिस अफसरान हों अपना जो है वो दर्जनों बदलते थे। मैंने कहा आईजी साहब, चाहे वो आरपीओ है, डीपीओ है, डीएसपी है, मैं आपको सिफारिश नहीं करूँगा कि आप उसको लगाएं इसको लगाएं। मैं सिर्फ आपसे एक ही सिफारिश करूँगा, मेरी एक ही शर्त है कि ईमानदार नेक नाम अफसर हों और आवाम के दुखों का मुदावा करें, उनको इंसाफ दिलाएं। ये है गुड गवर्नेंस, जिस पे अल्लाह ताला मुझे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तौफीक दे। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पंजाब की आवाम खुश हो, ये तरजीह बात की है, मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। मैं अपना जो है यहाँ पर वज़ीर आला पंजाब इस वक्त न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। जी, अब है हमारा ट्वीट टाइम, जिसमें हम एक अदर ट्वीट शामिल करेंगे और वो ट्वीट किया गया है तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर साहब की जानिब से। अपने इस ट्वीट में लिखते हैं कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनाने की घिनौनी साजिश एक नया संगे मील उबूर कर गई है। डॉलर 200 की हद उबूर कर चुका है और जागो पाकिस्तान की खातिर, निकलो पाकिस्तान की खातिर, ये मुल्क बचाने का वक्त है। तो असद उमर साहब बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि भाई डॉलर जो है वो 200 क्रॉस कर गया, ओपन मार्केट में 205 का नहीं मिल रहा, तो ये बड़ी संगीन सूरत हाल है। तो जब ये हुकूमत आई थी तो उस वक्त जस्ट इमेजिन कि डॉलर 185-90 तक तो ऑलरेडी आ चुका था, यानी खान साहब की हुकूमत के आखिरी आयाम में भी 185 से 90 तक पहुंच चुका था। बाकी 10 से 12 रुपये बढ़ाने में इनका बड़ा अहम किरदार है और उसको कंट्रोल ना कर पाना एक बड़ी नाकामी है। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक और अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। वो खबर ये है कि स्टेट बैंक की जानिब से मुल्क में तमाम गैर मुल्की करेंसी का कारोबार करने वाले तिजारती प्लेटफॉर्म्स पर पाबंदी लगा दी गई है। ईजी फॉरेक्स और ऑक्टाफिक्स अब डॉलर का गैर कानूनी कारोबार नहीं कर सकेंगे। ये स्टेट बैंक ने खबरदार किया है शहरियों को कि इन प्लेटफॉर्म्स को ना तो स्टेट बैंक और ना ही SECP के ज़रिए रेगुलेट किया जाता है। मुल्क में यूट्यूब और दीगर सोशल मीडिया वेबसाइट्स इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जो गैर कानूनी तरीके से मुल्क में गैर मुल्की करेंसी फ़रोग़ करने में मुलव्वस हैं। ज़्यादातर पाकिस्तानी अब बुनियादी या गैर फ़ाल आमदन के ज़रिए ऐसे ही तिजारती प्लेटफॉर्म्स पर इन्हिसार कर रहे हैं। तो बी वेरी केयरफुल, क्योंकि स्टेट बैंक ने खबरदार कर दिया है। तो जनाब, अब आपसे इजाज़त लेने का वक्त आ पहुँचा है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो कल बहुत आपसे फिर मुलाकात होगी, मदिया नकवी भी हमारे साथ होंगी। और बाकी बात यह है कि सेहत का अपनी ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखें। कल मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।